मैं विकास जैन, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा, आप सभी का पुनः राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, मतलब प्रत्याभूति की संविदा। सामान्य बोलचाल भाषा में जब गारंटी की बात करते हैं तो ये वो गारंटी नहीं है जो किसी सामान की दी जाती है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट दो व्यक्तियों के बीच में होता है। तो यहाँ पे गारंटी का मतलब ये है कि तीसरा व्यक्ति प्रथम व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए गारंटी देता है। किसकी? उसके वचन पालन करने की या उसके ऋण के संदाय के लिए ये गारंटी कहलाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए बी व्यक्ति ए से कुछ राशि ऋण के रूप में लेना चाहता है। ए ऋण लेने वाले व्यक्ति बी से कहता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति से इस बात की गारंटी दिलाए कि यदि उसने ऋण चुकाने के वचन का पालन नहीं किया तो वह पूरा करेगा। सी व्यक्ति बी की ओर से ए को विश्वास दिलाता है कि यदि बी द्वारा ऋण चुकाने में डिफॉल्ट करता है या चूक करता है तो वह स्वयं ए को ऋण चुकाने के लिए बाध्य होगा। तीनों के मध्य होने वाली आपसी संविदाओं को प्रत्याभूति की संविदा कहा जाता है। प्रत्याभूति की संविदा में तीन पक्षकार होते हैं, एक लेनदार क्रेडिटर, एक देनदार डेबिटर, एक सिक्योरिटी प्रतिभू कहलाता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 126 में गारंटी की परिभाषा दी गई है। वो कहती है कि ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रोमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। मतलब किसी पर व्यक्ति द्वारा व्यक्तिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा प्रत्याभूति कहलाती है। प्रत्याभूति की संविदा के लिए कुछ तत्वों का इस परिभाषा से ज्ञात होता है कि कुछ तत्वों का होना आवश्यक है, जिसमें पहला कि प्रत्याभूति की संविदा में तीन पक्षकार होंगे। एक तो होगा प्रतिभू, दूसरा होगा मूल ऋणी, तीसरा लेनदार। प्रतिभू सिक्योरिटी मतलब जो गारंटी देता है, मूल ऋणी जिसकी चूक या व्यक्तिक्रम के बारे में गारंटी दी जाती है, और लेनदार कौन? वह व्यक्ति जिसे गारंटी दी जाती है। दूसरा आवश्यक तत्व है प्रत्याभूति में, इसमें तीन संविधाएं होगी, लेनदार व मूल ऋणी के मध्य, दूसरी लेनदार व प्रतिभू के मध्य, मूल ऋणी और प्रतिभू के मध्य। पहली लेनदार व मूल ऋणी के मध्य मतलब सर्वप्रथम लेनदार व मूल ऋणी के मध्य संविदा होना आवश्यक है। यदि मूल ऋणी लेनदार से ऋण लेकर अपने ऊपर ऋण चुकाने का दायित्व उत्पन्न ही नहीं करता तो प्रत्याभूति की संविदा का निर्माण ही नहीं हो सकता। मूल ऋणी के दायित्व उत्पन्न होने के पश्चात ही प्रतिभू का लेनदार को ऋण चुकाने का दायित्व उत्पन्न होता है। यदि प्रतिभू किसी प्रतिज्ञा के पालन या किसी दायित्व का निर्वहन बिना मूल ऋणी के स्वयं बना लेता है तो यह प्रत्याभूति की संविदा नहीं होगी। दूसरा है लेनदार व प्रतिभू के मध्य। तो प्रत्याभूति की संविदा में प्रतिभू का होना भी आवश्यक है। लेनदार को पहले मूल ऋणी ऋण चुकाने का वचन देता है, उसके साथ प्रतिभू भी यह वचन देता है कि मूल ऋणी की चूक के समय वह स्वयं लेनदार को मूल ऋणी द्वारा दिए गए वचन का पालन करेगा। इसके बाद आता है कि मूल ऋणी और प्रतिभू के मध्य। प्रत्याभूति की संविदा में तीसरी संविदा मूल ऋणी व प्रतिभू के मध्य होती है। यह संविदा इम्प्लाइड होती है। इस संविदा के द्वारा प्रतिभू को यह अधिकार होता है कि उसने जो राशियां अपनी प्रतिभूति के अंतर्गत देनदार को चुकाई है उन्हें मूल ऋणी से वसूल कर सके। तीसरा है प्रत्याभूति की संविदा का उद्देश्य ऋणदाता को सुरक्षा प्रदान करना है, क्योंकि इस प्रत्याभूति की संविदा का उद्देश्य यही है कि जो मूल ऋणी जिसको शंका है कि जिसको ऋण दे रहा है ऋण चुकाने में असफल हो सकता है, तो उस शंका का समाधान के लिए ही प्रतिभूति का उद्देश्य मूल ऋणी जो ऋणदाता है, मूल ऋणी से जो उसको वापस उधार दिया धन प्राप्त करना है, उससे सुरक्षा प्रदान करना है। इसके बाद होता है कि तीनों पक्षकारों की सक्षमता रखते हो। मतलब मैंने पहले की वीडियो में बात की थी कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 के अनुसार
संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए। प्रतिभूति की संविदा का मुख्य उद्देश्य वचन के पालन को सुरक्षित करना है। अतः दायित्व का निर्वहन वयस्क एवं स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति ही करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इस कारण लेनदार के अलावा मूल ऋणी व प्रतिभू का भी वयस्क व स्वस्थचित्त होना आवश्यक है। इसके बाद प्रतिभूति की संविदा के अंतर्गत प्रतिभू द्वारा स्वीकार किया गया दायित्व विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए। अर्थात वो जैसे प्रतिभूति की संविदा के लिए लिया गया ऋण या दायित्व जिसके संबंध में प्रतिभूति दी गई है वह विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो प्रतिभूति की संविदा का निर्माण नहीं हो सकता। इस प्रकार जो ऋण टाइम बार्ड हो उसके संबंध में कोई प्रतिभूति नहीं दे सकते। इसी प्रकार प्रतिभूति की संविदा के लिए प्रतिबल धारा 127 के अनुसार प्रतिबल प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होता है। यह धारा स्पष्ट करती है कि मूल ऋणी के फायदे के लिए की गई कोई भी बात या दिया गया कोई वचन प्रतिभू द्वारा प्रतिभूत दिए जाने का पर्याप्त प्रतिफल हो सकेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए से बी माल उधार बेचने और परिदत्त करने की प्रार्थना करता है। ए वैसा करने को इस शर्त पर रजामंद हो जाता है कि सी माल की कीमत के संदाय की गारंटी दे। ए ने इस वचन के प्रतिफल स्वरूप कि वह माल परिधान करेगा सी संदाय की प्रतिभूति देता है। ये सी के वचन के लिए पर्याप्त प्रतिफल है। मतलब जो तीसरा व्यक्ति गारंटी दे रहा है तो उसका प्रतिफल ये है कि ए प्रथम व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को माल का डिलीवरी कर रहा है। ठीक है। इसके बाद बात आती है कि प्रतिभू का दायित्व कितना होगा। तो इसमें धारा 128 कहती है कि प्रतिभू का दायित्व मूल ऋण के दायित्व के सम विस्तृण है जब तक कि संविदा द्वारा अन्य उपबंधित न हो। मतलब जो प्रतिभू है उसकी लायबिलिटी उतनी है जितनी मूल ऋणी की है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। इस संबंध में इस प्रकार ये धारा प्रतिभू के दायित्व की मात्रा के बारे में प्रावधान करती है। जब तक कि कोई प्रतिकूल संविदा न हो प्रतिभू के दायित्व की मात्रा मूल ऋण के दायित्व के समान ही होती है। प्रतिभू का दायित्व मूल ऋण के दायित्व से अधिक नहीं हो सकता। किसी भी प्रतिभू से ये नहीं कहा जा सकता कि वह मूल ऋणी द्वारा संदाय की जाने वाली राशि से अधिक का संदाय करे। यहाँ धारा के दृष्टांत से स्पष्ट है कि प्रतिभू केवल मूल ऋण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा बल्कि शुद्ध ब्याज और प्रभारों का भुगतान करने भी उत्तरदायी होगा। मतलब जो दायित्व मूल ऋणी का होता है वही दायित्व प्रतिभू का होता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर वो ब्याज के लिए लायबल है या अन्य सरचार्ज के लिए लायबल है तो वही लायबिलिटी सिक्योरिटी जो जिसने गारंटी दी है उस व्यक्ति की होगी। प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के साथ संयुक्त व पृथक होता है। मूल ऋणी का दायित्व उत्पन्न होते ही प्रतिभू का दायित्व उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार मूल ऋणी के डिफॉल्टर पर लेनदार मूल ऋणी या प्रतिभू या दोनों के विरुद्ध वाद दायर कर सकता है। प्रतिभू ये नहीं कर सकता कि पहले लेनदार मूल ऋणी के विरुद्ध उपचार प्राप्त करे फिर प्रतिभू के विरुद्ध कार्रवाई करे। इस प्रकार लेनदार के पास विकल्प है कि वो चाहे तो सीधा मूल ऋणी के विरुद्ध या फिर जो प्रतिभू है जिसने गारंटी दी है उसके विरुद्ध या दोनों के विरुद्ध या फिर दोनों के विरुद्ध वाद दायर कर सकता है। तो यहाँ प्रतिभू ये नहीं कर सकता कि पहले लेनदार मूल ऋणी से मांग करे, उसके भुगतान न करने पर प्रतिभू भुगतान करेगा। ठीक है। इसके बाद ये कि प्रतिभूति की जो संविदा है वो लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। इसके बाद है कि प्रतिभूति विशिष्ट एवं चलत भी हो सकती है। विशिष्ट का मतलब विशिष्ट व्यवहार से संबंधित। किसी प्रतिभूति की संविदा में प्रतिभू द्वारा दी गई गारंटी विशिष्ट प्रतिभूति स्पेसिफाई गारंटी जिसे साधारण प्रतिभूति भी कहते हैं। वहीं चलत प्रतिभूति हो सकती है। विशिष्ट प्रतिभूति वह है जिसमें प्रतिभू केवल एक विशेष व्यवहार के लिए मूल ऋणी का दायित्व स्वीकार करता है, जबकि चलत प्रतिभूति में प्रतिभू सहव्यवहार की एक श्रृंखला के लिए दायित्व स्वीकार करता है। उदाहरण के लिए विक्रेता एक सौदे के लिए प्रतिभू गारंटी देता है तो वह विशिष्ट प्रतिभूति है, और यदि
विक्रेता 1 माह तक के सौदों के लिए प्रतिभूति गारंटी स्वीकार करता है तो चलत प्रत्याभूति है। ठीक है, चलत प्रत्याभूति को धारा 129 में परिभाषित किया है। ये कहता है कि ए गारंटी विच एक्सटेंड टू ए सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड ए कंटिन्यूइंग गारंटी। मतलब वह प्रत्याभूति जिसका विस्तार सहव्यवहारों की किसी सीरीज पर हो चलत प्रत्याभूति कहलाती है। एग्जाम्पल लेते हैं चलत प्रत्याभूति का कि ए एक चाय के व्यापारी बी को उस चाय के लिए जिसका वह सी को समय समय पर सप्लाई करे 100 पाउंड तक की रकम का पेमेंट करने की गारंटी देता है। सी को बी उपयुक्त 100 पाउंड से अधिक मूल्य की चाय का सप्लाई करता है और सी इसके लिए बी को संदाप कर देता है, मतलब डिफॉल्ट कर देता है। तत्पश्चात सी को बी 200 पाउंड की चाय का प्रदान करता है। सी संदाप करने में असफल रहता है, मतलब मान लो ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति को 100 पाउंड तक की चाय विक्रय करता है और सी व्यक्ति उसकी गारंटी देता है। ए व्यक्ति बी व्यक्ति को 100 पाउंड या फिर 1 लाख तक 1 लाख रुपए की चाय की सप्लाई करता है और उसको पेमेंट कर देता है, लेकिन वो बाद में 1 लाख की जगह 1.5 लाख की चाय का सप्लाई करता है और जो सी व्यक्ति है और जो बी व्यक्ति है 1.5 लाख रुपए भुगतान करने में असफल हो जाता है। तो यहाँ पे सी का लायबिलिटी हो जाती है कि वह 1 लाख तक के जो गारंटी दी है वो उसका भुगतान करे। ठीक है, यह सहव्यवहारों की आवली होती है। इस धारा में प्रयुक्त इस शब्दावली से स्पष्ट है कि चलत प्रत्याभूति कहीं सहव्यवहारों कहीं सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए दी जाती है। इस प्रकार इस प्रत्याभूति में प्रतिभूति का एक निश्चित समय के अंदर होने वाले सभी सहव्यवहारों के लिए दायी होने का आशय होता है। इस अर्थ में चलत प्रत्याभूति केवल निश्चित सहव्यवहारों तक के लिए सीमित नहीं होती बल्कि कहीं ट्रांजैक्शन के लिए होती है और प्रत्याभूति की अवधि समाप्त होने पर प्रतिभूति को उतने धन के लिए दायी बनाती है जितना मूल ऋणी भुगतान न कर सका हो। इसके बाद बात करेंगे अपन प्रतिभूति के दायित्व का उन्मोचन और प्रत्याभूति और क्षतिपूर्ति में अंतर और प्रतिभूति के अधिकार। अगले वीडियो में इस बातों में बात करेंगे। धन्यवाद।